Now I would like to invite Dr. Shruti Gupta, Assistant Project Director, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, Department of College Education, Rajasthan, Jaipur. Dr. Gupta have 26 years of experience of teaching and conducted various curricular and co-curricular activities, and her research area are chemical kinetics and environmental pollution, especially water pollution. She is gold medalist in the MSc Chemistry and awarded Junior Research Fellowship by UGC CSIR. She also awarded by Association of Kinetics state level award for best NSS program officer and convener of the national conference. She is member of state level quality assurance cell SLQAC. Madam, please share your views about status of NAEC in Rajasthan and guide for the SSR preparation. Shruti madam. Good afternoon, ma'am. सबसे पहले धन्यवाद अनीता कोठारी मैम, प्रिंसिपल सतीश सारस्वत सर जो मेंबर सेक्रेटरी DLQAC कोटा हैं, आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे कमिश्नर साहब को भी बहुत धन्यवाद जिनके मार्गदर्शन में हम ये पूरा कार्यक्रम पूरे राज्य में हम चला पा रहे हैं। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि NAAC जैसा मेरे से पहले जितने भी लोगों ने बात की है, सभी ने इस पर एम्फेसाइज किया कि NAAC हमेशा से ही हमारी एक बहुत आवश्यकता थी हमारी, अब और भी ज़्यादा हो गई है, क्योंकि किसी भी प्रकार की फंडिंग जो है वो हमें बिना NAAC एक्रेडिटेशन के, मैं कह रही थी कि NAAC की आवश्यकता हमें बहुत ज़्यादा है, राजस्थान में और भी ज़्यादा है, क्योंकि अभी जैसे जैसे हम इसको आगे देखेंगे राजस्थान में NAAC की स्थिति थोड़ी चिंताजनक है। और इसीलिए जैसा BL शर्मा साहब ने भी बताया, हम लोगों ने एक स्टेट लेवल क्वालिटी एश्योरेंस सेल तो स्टेट लेवल पे बनाया था और उसको फिर और आगे तक मतलब और उसका विस्तृत करने के लिए एक डिविजनल लेवल क्वालिटी एश्योरेंस सेल हर डिवीजन में, जैसा कि आप सब जानते हैं राजस्थान में 7 डिविजन्स हैं, 7 डिविजन्स में डिविजनल लेवल क्वालिटी एश्योरेंस सेल बनाया गया और उनको ये निर्देशित किया गया कि वो इसी तर्ज पर आगे डिस्ट्रिक्ट लेवल क्वालिटी एश्योरेंस सेल बनाएं, ताकि हम नीचे तक अपनी हर निर्देश को, अपनी हर प्रकार की जो भी संभव हम सहायता कर सकते हैं उसको हम नीचे तक परकोलेट कर सके। तो उसके हमें इच्छित परिणाम भी प्रारंभ हो गए हैं हमें मिलने के लिए। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है स्टेटस ऑफ NAAC इन राजस्थान, SSR प्रिपरेशन एंड जनरल प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय कॉलेज। इसमें से आपको देखिए हम शुरू करते हैं अपना स्टेटस ऑफ NAAC इन राजस्थान में। अगर हम जाएंगे तो आप सबको शायद अंदाजा हो कि एक जनरल एक सिनेरियो आप सबके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगी राजस्थान के रेफरेंस में। यहाँ पर स्टेट यूनिवर्सिटीज, ये हमारी 2019-20 की जो आयुक्तालय से जो रिपोर्ट जारी होती है उसके आधार पर ये है। स्टेट यूनिवर्सिटीज की संख्या 27 है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज 52, डीम्ड यूनिवर्सिटीज 7, गवर्नमेंट कॉलेजेस 292। इस साल ये संख्या और बढ़ गई है, ये पिछले साल का आंकड़ा है, और प्राइवेट कॉलेजेस की संख्या है 1660। अगर हम दूसरे स्टेट से तुलना करें अपने राज्य की, तो नंबर ऑफ कॉलेजेस पूरे हिंदुस्तान में अगर हम देखें तो राजस्थान चौथे नंबर पर आता है। इतने सारे स्टेट्स में से अगर हम देखें तो राजस्थान में नंबर ऑफ कॉलेजेस की संख्या बहुत अधिक है, हम चौथे स्थान पर आते हैं। राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जहां पर 3 यूनिवर्सिटीज एक्सक्लूसिवली फॉर विमेन हैं, ये हमारे लिए बहुत गौरव का विषय भी है। जयपुर डिस्ट्रिक्ट पूरे राजस्थान में सेकंड नंबर पर है, जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कॉलेजेस हैं। बैंगलोर इज द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट एंड ऑल दिस इज बेस्ड अपॉन आईशे डेटा 2018-19। सबसे पहले नंबर पर बैंगलोर है और उसके बाद जयपुर डिस्ट्रिक्ट है जिसमें 566 कॉलेजेस हैं हमारे पास। अब देखिए इसी चीज को अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहें तो ये चौथे नंबर पर, ये देखिए ये येलो कलर में जो आपको बार दिख रहा है, ये है हमारा स्टेट वाइज टोटल नंबर ऑफ कॉलेजेस और उसमें से चौथे नंबर पर राजस्थान आता है। स्टेट वाइज कॉलेजेस पर लाख पॉपुलेशन में भी आप देखिए हम 8वें नंबर पर हैं। इसका मतलब प्रति लाख जनसंख्या में
कितनी संख्या है कॉलेजेस की, उस हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें, अगेन दिस डेटा इज बेस्ड अपॉन आईशे रिपोर्ट 2018-19, वी स्टैंड एट द 8th पोजीशन। सबसे पहले कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पुडुचेरी, केरला, उत्तराखंड एंड देन राजस्थान। पर लाख पॉपुलेशन की बात हो रही है यहाँ पे। स्टेट वाइज परसेंटेज ऑफ कॉलेजेस एक्रेडिटेड। अब आप ये देखिए कि हमारे यहाँ कॉलेजेस की संख्या पूरे हिंदुस्तान में हम देखें तो हम चौथे नंबर पर हैं। प्रति लाख जनसंख्या में भी हम देखें तो भी हम 8वें नंबर पर आते हैं। बहुत अच्छी जनसंख्या है, लेकिन आप ये देखिए कि ये हम एक्रेडिटेशन के स्टेटस में अगर हम देखें तो हम नीचे से दूसरे स्थान पर आ रहे हैं। ये परसेंटेज है, ये एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है, ये परसेंटेज है। यहाँ पर हम मतलब हमारी इतनी ज्यादा बुरी स्थिति हो रही है ये कि हमारा एक्रेडिटेशन बिल्कुल नहीं हो रहा है। यहाँ पर हम कहीं पर भी स्टैंड नहीं कर पा रहे हैं। बहुत मतलब शोचनीय स्थिति है हमारे यहाँ की। स्टेट वाइज एवरेज एनरोलमेंट पर हम पर कॉलेज अगर हम देखें तो वो भी स्थिति हमारे यहाँ बहुत अच्छी नहीं है। कॉलेजेस की संख्या बहुत ज्यादा हो गई, लेकिन उस अनुरूप हमारा एनरोलमेंट नहीं हो पा रहा, जिसके कारण हमारी जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो है, GER जो है हमारा, वो उतना अच्छा हम नहीं प्रोजेक्ट कर पा रहे हैं। तो ये नैक की जो स्थिति है राजस्थान में, वो कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। इसलिए हमारे लिए बहुत अधिक जरूरी है कि हम अधिक से अधिक इस तरह की वर्कशॉप्स, इस तरह के वेबिनार्स हम आयोजित करें। और JDB कॉलेज इसलिए बहुत बधाई का पात्र है कि उन्होंने इस दिशा में कदम बढ़ाया, पूरे राजस्थान को जोड़ा। और इस तरह से ट्रेनिंग और वेबिनार प्रोग्राम्स हम आपसे पहले भी कहते रहे हैं, हम पुनः आपसे ये अपील करेंगे कि जिस तरह से आज JDB कोटा ने करी है, प्रयास करा है, आप लोग भी अपने अपने महाविद्यालयों में इस तरह के प्रयास करिए, अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए, ताकि हम ये जो हमारी स्थिति हुई है नैक में, उससे हम थोड़ा सा ऊपर उठ सके। नंबर ऑफ जनरल एजुकेशन कॉलेजेस विद वैलिड एक्रेडिटेशन। यहाँ पर अब अगर हम देखते हैं तो हमारी जो कुल जनरल एजुकेशन कॉलेजेस की हम बात कर रहे हैं, हम टेक्निकल की बात नहीं कर रहे हैं, और वो भी हम केवल गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करें तो आज की तारीख में जो वैलिड एक्रेडिटेशन है वो A ग्रेड के साथ केवल 3 कॉलेजेस का बचा है, शेष का वैलिडिटी समाप्त हो चुकी है। B++ के साथ भी 3 हैं, B+ के साथ भी 3 हैं, B के साथ 42 कॉलेजेस हैं और C के साथ 10 कॉलेजेस हैं हमारे पास। मतलब हमारी अधिकतर संख्या B और C की है, B++ या B+ और A की तो हम बात ही छोड़ दें। तो हमें दोनों काम करने हैं, हमें नैक में अपना एक्रेडिटेशन बढ़ाना भी है, संख्या भी बढ़ानी है, और संख्या के साथ साथ क्वालिटी में, गुणवत्ता में भी सुधार करना है, ताकि फिर हमारा ग्रेड अच्छा आ सके। ये जो रिवाइज एक्रेडिटेशन फ्रेमवर्क का जो फ्लो चार्ट था, आपको पहले भी प्रतिभा मैम ने आपको पूरा समझाया है। ये आप रजिस्ट्रेशन करते हैं सबसे पहले, उसके बाद आप IIQA भरते हैं। IIQA भरने के 45 दिन के अंदर अंदर आपको सेल्फ स्टडी रिपोर्ट अपनी अपलोड कर देनी होती है। ये भी तब जब आपकी IIQA क्लियर हो जाए। अगर आपकी IIQA क्लियर नहीं होती है तो आपको वो पुनः भरनी होती है। जैसे ही आप सेल्फ स्टडी रिपोर्ट भरते हैं, वैसे ही 2 काम एक साथ प्रारंभ होते हैं। एक DVV जो डेटा वैलिडेशन वेरिफिकेशन है, और एक है स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन सर्वे। ये दोनों काम पैरेलल एक साथ प्रारंभ होते हैं। दोनों की अपनी अपनी रिपोर्ट आती है। इन दोनों की रिपोर्ट को मिला करके और फिर कॉलेज को बताया जाता है कि वो प्री क्वालिफाई कर पाया अथवा नहीं। यदि वो नहीं कर पाया है तो वो देखिए, वो वापस से उठ करके और IIQA की स्टेज पे चला जाता है। वो सांप सीढ़ी वाला खेल है। यदि वो प्री क्वालिफाई कर पाया है तो फिर पीयर टीम विजिट होती है। पीयर टीम विजिट के बाद जो पीयर टीम विजिट जो आपको क्वालिटेटिव मैट्रिक्स जो नंबर देती है, और साथ में आपको DVV और स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन सर्वे से जो क्वांटिटेटिव मैट्रिक्स का रिजल्ट मिला है, इस सबको मिला करके अल्टीमेटली आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है CGPA की कैलकुलेशन के बाद। तो इस तरह से ये आपका पूरा प्रोसेस होता है। यहाँ पर आप देखिए, आपको जब आप IIQA के लिए अप्लाई करेंगे, मैं बहुत फुर्ती से चलूंगी क्योंकि मेरा बेसिक टॉपिक SSR था और जो जनरल प्रॉब्लम्स कॉलेजेस फेस कर रहे थे उसको लेकर के था। लेकिन शुरुआत की कुछ चीजें आपके साथ में बहुत जल्दी शेयर करना चाहूंगी। जब आप अपना IIQA के लिए अप्लाई करते हैं तो आप कब अप्लाई कर सकते हैं? जब आपकी वैलिडिटी समाप्त होने के तब आप अप्लाई करें। IIQA अप्लाई करने के लिए आपको कुछ जरूरी जो कागजात अपने पास तैयार रखने चाहिए।
recent affiliation letter from the affiliating university for the current year, या आपकी जो भी affiliating university है, आपका अगर पुराना कॉलेज है, हो सकता है आपको 20-25 साल पहले आपको affiliation मिल चुका हो, permanent affiliation भी मिल चुका हो, लेकिन फिर भी बेहतर होगा कि आप जिस साल NAC के लिए जा रहे हैं उस साल पुनः आप यूनिवर्सिटी से एक रिवाइज लेटर ले लीजिए। उसमें ये लिखा होगा कि आप से एफिलिएटेड हैं, लेकिन वो लेटर आपका उसी सत्र का हो तो बेहतर है। आपकी जो भी रेगुलेटरी अथॉरिटी है, स्टैंडर्ड रेगुलेटरी अथॉरिटी है, हमारे केस में नॉर्मली वो यूजीसी वगैरह होती है, अप्रूवल लेटर होना चाहिए, आपकी एकेडमिक डिटेल्स, आपका आईसी का सर्टिफिकेट, एआईएससी जो है आपका ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन, ये आप सब जानते हैं मैंडेटरी है हमारे लिए। और उसके साथ साथ आपका जो लेटेस्ट जिस सत्र में आप अप्लाई कर रहे हैं उस सत्र का आईसी का सर्टिफिकेट उसमें लगाना होगा। आपकी जो इंस्टीट्यूशनल वेबसाइट है, हमारे गवर्नमेंट कॉलेजेस में नॉर्मली वेबसाइट हमें नहीं उपलब्ध है, कॉलेजेस कुछ कॉलेजेस ने अपनी अलग बना रखी है, बाकी अधिकतर के पास हमारे कॉलेज वेब पेज, तो याद रखिए ये वेब पेज हमारे फंक्शनल होने चाहिए और लेटेस्ट अपडेशन होना चाहिए। अभी हम इस पर और डिटेल में आएंगे। बहुत बड़ी समस्या यही है कॉलेजेस में वेब पेजेस अपडेटेड नहीं होते। ये एसएसआर सबमिशन प्रोसेस है जो आपको प्रतिभा मैम बता चुकी हैं, पहले भी बताया था, मैं आपको फिर एक बार से रिइटरेट कर दूं। आप अपनी एसएसआर भर के सारी डेटा फाइल्स एज पर टेम्पलेट्स उसको आप अपलोड करेंगे, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट फीस भरेंगे, नॉन एप्लीकेबल मैट्रिसेस भरेंगे और एसएसआर को सबमिट कर देंगे। एसएसआर के सबमिट होते ही आपके ये प्रोसेस शुरू हो जाएंगे, स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन सर्वे, डेटा वैलिडेशन वेरिफिकेशन एंड बिब्लियोमेट्रिक डेटा कलेक्शन फ्रॉम इन्फ्लिबनेट। अगर आपने इन्फ्लिबनेट का पूरा हवाला दिया है तो वहां से भी ये बिब्लियोमेट्रिक डेटा कलेक्शन प्रारंभ हो जाएगा। ये तीनों प्रोसेसेस एक साथ आपके शुरू हो जाएंगे यहाँ पर, और उसके बाद फिर आपका जब ये पूरा क्लियर हो जाएगा तब फिर आपकी एसएसआर आपको मैसेज आएगा कि आप क्लियर कर चुके हैं, अपना प्री क्वालिफाई कर चुके हैं। और उसके बाद फिर जब प्री क्वालिफिकेशन का आपको मैसेज मिल जाता है, उसके बाद जो आपकी अपडेटेड एसएसआर है, जो आपकी अपडेटेड जितने भी करेक्शंस उसमें बोले गए थे, वो करेक्शंस करने के बाद जो अपडेटेड एसएसआर है दैट इज टू बी अपलोडेड ऑन योर वेबसाइट। जो आपका वेब पेज है वहां पर आपको ये अपलोड करनी होती है। दिस हैज टू बी इन द पब्लिक डोमेन। ये पब्लिक डोमेन में जाने की चीज है और ये मैंडेटरी है वहां पर अपलोडिंग। आपको बहुत ब्रीफ में कुछ चीजें बताऊंगी। मैनुअल फॉर एसएसआर और उसके जो टेम्पलेट्स हैं ये नैक की वेबसाइट पर अवेलेबल हैं, इसलिए प्लीज इधर उधर परेशान होने से बेहतर है आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग नैक की वेबसाइट को बहुत रेगुलरली विजिट करिए और वहां पर जो भी चेंजेस होते हैं, जो डेटा टेम्पलेट्स हैं, जो एक्सेल शीट्स हैं, उनको डाउनलोड करके उसके हिसाब से वहां पर आप डेटा अपलोडिंग अपनी आप प्रारंभ करें। उसके हिसाब से आप डेटा अपलोडिंग क्या रादर उसका कंपाइलेशन, कंसोलिडेशन, प्रिपरेशन वो शुरू करिए आप। एसएसआर को आप जब भी आईआईक्यूए के लिए जाएंगे, जब भी आप आईआईक्यूए के लिए जाते हैं, याद रखिए एसएसआर बनाना कोई 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन का काम नहीं है। जिन्होंने भी एसएसआर बनाई है वो सब जानते हैं कि एसएसआर बनाना बहुत लंबा काम है, उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशंस का हमें कलेक्शन करना होता है। तो इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, आईआईक्यूए आप लोग तब भरिएगा जब आपकी एसएसआर पूरी रेडी हो चुकी हो। हमने एसएलक्यूएसी में, आप सब जानते हैं, एसएलक्यूएसी के तहत हमने एक इनिशिएटिव शुरू कर रखा है अपना, जिसमें हम आप जो अपनी एसएसआर एक फॉर्मेट आप तैयार करते हैं, एसएसआर का एक सॉर्ट ऑफ अपना एक फॉर्मेट आप बनाते हैं, उसको आपसे हम यहाँ मंगवाते हैं। यहाँ पर जो हमारे जो भी हमारे कमिश्नरेट से और एसएलक्यूएसी से अप्रूव्ड एसेसर्स हैं वो उसकी एक बार चेकिंग करते हैं और उसमें आपको सजेशंस देते हैं कि आप उसमें क्या क्या सुधार कर सकते हैं। ये सारा कार्यक्रम आपके द्वारा एसएसआर बनाया जाना, उस एसएसआर का एसएलक्यूएसी को भेजा जाना, एसएलक्यूएसी द्वारा उस पे अपने कमेंट्स और सजेशंस दिया जाना, ये सारा कार्यक्रम आईआईक्यूए भरने से पहले होना होता है। तो आपसे सभी से रिक्वेस्ट है, आईआईक्यूए भरने की बहुत जल्दी मत करिएगा, क्योंकि आईआईक्यूए भरते ही आपका काउंटडाउन शुरू हो जाता है। अगर आपकी आईआईक्यूए एक्सेप्ट हो गई है तो काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। विदिन 45 डेज आपको अपनी एसएसआर सबमिट करनी होगी, अपलोड करनी होगी, एंड दैट्स अ हर्क्यूलियन टास्क। आप नहीं कर पाएंगे अगर वो आपकी पहले से तैयार नहीं है, इसलिए पहले से उसकी तैयारी कर लेना बहुत ज्यादा आवश्यक है।
कुछ चीजें जो आपको याद रखनी होंगी, नैक का जो पोर्टल है ये केवल हर मैट्रिक्स के लिए ये केवल 5 MB डेटा को सपोर्ट करता है। तो इसलिए कोशिश करिए आपका डेटा जो है वो आप जितना कंसाइज बना सकें, जितना उसके फाइल साइज को आप रिड्यूस कर सकें विदाउट डिस्ट्रॉइंग इट्स क्वालिटी एंड कंटेंट। आप उसको रिड्यूस करके रखिए उसको साइज को, क्योंकि जब आप अपलोड करना शुरू करेंगे उस समय पर आप हर स्टेज पर अटकेंगे, क्योंकि आपका फाइल साइज बड़ा होगा और फिर जो आपका पोर्टल है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इसलिए उसको आप फाइल साइज को रिड्यूस करके रखिए। दूसरी चीज, जो भी आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अपने HEI स्टैंड्स फॉर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, उसकी HEI की वेबसाइट पर उसको अपलोड करके रखना होगा। याद रखिए, इट इज मैंडेटरी टू फिल द टेम्पलेट्स इन फॉर्मेट प्रोवाइडेड बाय NAC एंड अटैच द सेम इन SSR. HEI is not supposed to alter the format in which data is sought in the template. याद रखिए, आपको कोई अधिकार नहीं है उस टेम्पलेट को बदलने का। आपको उसी टेम्पलेट में ही अपना डेटा आपको तैयार करना है और उसी में ही आपको अपलोडिंग करनी है। आप किसी भी सूरत में उस टेम्पलेट को नहीं बदलेंगे। एक बात और याद रखिएगा, जो कई कॉलेजेस की तरफ से समस्या आई कि डेटा शुड नॉट बी होस्टेड ऑन गूगल ड्राइव एंड ऑन एनी अदर थर्ड पार्टी वेबसाइट। ये गूगल ड्राइव पर अपलोड नहीं होगा, आपकी जो कॉलेज का वेब पेज है वहीं पर ही अपलोड होगा और वहीं से ही उसके लिंक्स दिए जाएंगे। एक और चीज याद रखिए, एक बार आपने डेटा को अपलोड कर दिया और NAC को उसके लिंक्स आपने सबमिट कर दिए, उसके बाद आप उस डेटा को चेंज नहीं कर सकते, ना एडवाइजेबल है वो चेंज करना, अन्यथा वो बहुत गलत सेंस में NAC उसको लेगा। तो इसलिए प्लीज डेटा को एक बार आप बहुत ध्यान से भर लें और भरने के बाद फिर आप उसको चेंज नहीं करेंगे। एक जो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है कि इंस्टीट्यूट जो हैं वो हम अपने लेवल पे भी देखते हैं, SLQAC के लेवल पर भी, कि इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो लिंक प्रोवाइड तो करते हैं, लेकिन जब हम उस लिंक पे क्लिक करते हैं तो वो वर्किंग लिंक नहीं होता। जब हमें SLQAC को ही ये प्रॉब्लम आ रही है तो आई एम श्योर NAC को उससे भी ज्यादा प्रॉब्लम आ रही होगी। तो इसलिए आप लोग हमें कुछ भी भेजने से पहले या NAC पे कुछ भी अपलोड करने से पहले प्लीज मेक श्योर कि जो भी आप लिंक प्रोवाइड कर रहे हैं दे आर वर्किंग प्रॉपर्ली एंड आर ऑपरेशनल। आपका ये जो मैम ने भी बताया था, पहले भी बता चुके हैं सब लोग, मैं आपको फिर एक बार रिइटरेट करती हूँ कि इंस्टीट्यूशनल ग्रेड और एक्रेडिटेशन स्टेटस क्या है हमारा। ये देखिए, हमारा 4 पॉइंट का हमारा स्केल होता है NAC का, जो उसमें से जो आपका CGPA का रेंज है वो 3.51 से 4 तक की है, तो A++ आता है आपका ग्रेड, और इस तरह से ये धीरे धीरे घटता जाता है। अगर 1.5 या 1.5 से भी कम रहता है तो उसको हम नॉट एक्रेडिटेड मानते हैं, मतलब अगर हम बहुत साधारण भाषा में बोलें तो वो फेल हो जाता है। तो इसलिए उसको आप हमें डेफिनेटली हमें इस वाले लेवल पे तो नहीं ही जाना है, हमें कोशिश करके ये B++ से लेके और A++ अगर आपको ज्यादा लग रहा हो तो चलिए अभी हम B++ से A++ के बीच में ही प्रयास करेंगे। जितने भी हमारे कॉलेजेस हैं वो इसी तरह से तैयारी करिए। देखिए, NAC हमेशा कहता है कि आप बिना तैयारी के मत आइए, हम आपको कहते हैं NAC पे जाइए, जो बहुत आवश्यक है। NAC कहता है बिना तैयारी के मत आइए, इसका अर्थ क्या है कि आप तैयारी पूरी करिए और फिर जाइए NAC में। ये नहीं है कि SLQAC से या कमिश्नरेट से बार बार रिमाइंडर्स आ रहे हैं तो आपको NAC में जाना आवश्यक है तो आप कुछ भी लिख करके भेज देंगे यहाँ पर, वो नहीं हो पाएगा। इसलिए प्लीज अपनी यहाँ आते हैं बहुत जल्दी गाइडलाइंस और इंस्टीट्यूशनल प्रिपरेशन पे। विजन एंड मिशन स्टेटमेंट जो है कॉलेज के, आपके अगर आपको ध्यान हो आपके कॉलेज के वेब पेज पर जो अबाउट अस करके जो टैब है उसमें आपको विजन और मिशन लिखना होता है। वो विजन और मिशन आपका बहुत क्लियर होना चाहिए और वही आपकी SSR में भी जाना चाहिए। कॉलेज का वेब पेज में पहले भी बहुत बार बोल चुकी हूँ आपको, इट शुड बी रेगुलरली अपडेटेड और उसमें गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, प्रोग्राम ऑप्शंस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एडमिशन पॉलिसी एंड प्रोसेस, ये सारी की सारी चीजें, एग्जामिनेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज अवेलेबल। आप देखिए ना, किसी भी प्राइवेट कॉलेज की वेबसाइट उठा करके देखिए, वहां पे उनके यहाँ पे होता है, सब कुछ होता है, मैं मानती हूँ, लेकिन उसका प्रेजेंटेशन उससे भी ज्यादा अच्छा होता है। हमारे यहाँ समस्या ही ये है कि हम राजकीय संस्थान हैं, हमें इतनी तरह की ग्रांट्स मिलती हैं, हमारे यहाँ पे बहुत कुछ है,
पर हम उसका प्रेजेंटेशन नहीं कर पाते, तो इसलिए प्लीज उसके प्रेजेंटेशन पे भी बहुत ध्यान दीजिए। फीस स्ट्रक्चर को वहां पर अपलोड करिए। स्कॉलरशिप्स जो भी स्टेट की और इंस्टीट्यूट की तरफ से अलग भी कुछ दी जाती हैं तो उसको अपलोड करिए। एलुमनाई एसोसिएशन, मेरे से पहले बोलने वाले स्पीकर्स ने भी बहुत एम्फेसाइज किया है, मैं फिर कह रही हूँ, एलुमनाई एसोसिएशन इज अ मस्ट। स्पेशली जो बड़े पुराने कॉलेजेस हैं वहां पे तो बहुत स्ट्रॉन्ग एलुमनाई होना चाहिए, उसको रजिस्टर कराइए। अनरजिस्टर्ड एलुमनाई एसोसिएशन की वैल्यू नहीं होती, इसलिए प्लीज उसको रजिस्टर कराएं। उसकी रेगुलर मीटिंग्स करवाएं, ऑर्गेनाइज, उनके मीटिंग मिनट्स रखें और कोशिश करें कि आपको फिलैंथ्रोपी के तौर पर एलुमनाई एसोसिएशन से आपको कुछ ना कुछ डोनेशन मिल सके। और देते हैं लोग, जो जिस भी कॉलेज से, जिस भी इंस्टीट्यूट से पास आउट हुए हैं, उसके लिए हमेशा एक मन में बहुत एक अच्छी फीलिंग होती है, तो उसके लिए लोग देते भी हैं। तो प्लीज उसके लिए आप प्रयास करिए। डी शर्मा साहब ने आपको जैसे पहले बताया था कि हमें हर चीज का डेटा बहुत स्ट्रॉन्ग रखना है, और ये एक फैक्ट है कि हमारे कॉलेजेस नैक में नहीं जा रहे हैं, और उसके ना जाने के पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि हम उस डेटा कंपाइलेशन कंसोलिडेशन से बहुत डर रहे हैं। हम नहीं करना चाह रहे वो, हम आज नहीं करेंगे कल करेंगे, पर हमें करना तो पड़ेगा ही। इसलिए बेहतर है जितनी जल्दी आप उसको प्रारंभ कर सकें। वो डेटा बैंक हर चीज के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग रखिए अपना। It should consist of all academic activities of teachers, event registers to maintain for all activities of the departments and colleges, handbooks containing information about faculty, courses, research, other facilities available in the colleges. इंटरनेट फैसिलिटी के लिए आप सबको प्रयास करना है कि आपके कॉलेज में इंटरनेट फैसिलिटी हो। एक कॉलेज लेवल रिसर्च एडवाइजरी कमेटी आपकी बने, जो टीचर्स गाइड करना शुरू करना चाहते हैं, जो रिसर्च के लिए जाना चाहते हैं, वो उसके लिए उनको वो हेल्प कर सके, उनको और आगे मोटिवेट कर सके। स्टूडेंट काउंसिल का क्रिएशन हो, टीचर्स काउंसिल्स बने, प्लेसमेंट और गाइडेंस सेल आपको पहले भी सर बता चुके हैं, बीएल शर्मा साहब, बहुत ज्यादा जरूरी है प्लेसमेंट और गाइडेंस सेल्स का होना। ऑर्गेनाइज कराइए सेमिनार्स को, फीडबैक लीजिए स्टूडेंट से। स्टूडेंट फीडबैक फॉर्म ये आपके लिए एक रेगुलर प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि ये अल्टीमेटली आपको स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन सर्वे में भी हेल्प करेगी। स्टूडेंट से फीडबैक लीजिए, ऑफलाइन लीजिए, ऑनलाइन लीजिए, जिस भी फॉर्मेट में आप लेना है आप फीडबैक फॉर्म लीजिए। और फीडबैक फॉर्म का कंपाइलेशन केवल फीडबैक लेना हमारा उद्देश्य नहीं है, उस फीडबैक में जो हमें सजेशंस या जो भी हमें कमेंट्स मिले हैं, उन कमेंट्स पे क्या एक्ट अपॉन किया गया, उसका पूरा रिकॉर्ड रखिए। और वो आपका जब भी आप एसएसआर के लिए तैयारी करेंगे तब वो उसके लिए बहुत जरूरी रहेगा। पेरेंट टीचर्स मीट, जैसा अभी विमलेश सर ने भी बताया था, हम पिछले सत्र में भी हम कॉलेज कम्युनिटी कनेक्ट हमने प्रोग्राम शुरू हुआ था कमिश्नरेट की तरफ से। इस सत्र में कोरोना के कारण अभी तक कुछ नहीं हो पाया है, पर हमें उम्मीद है कि ये जल्दी वापस हो पाएगा। तो इस तरह की पेरेंट टीचर्स मीट ऑर्गेनाइज कराइए। आपका जो भी टीचर वार्ड सिस्टम है, टीचर वार्ड सिस्टम हम इसको बोलें या हम मेंटर मेंटी रिलेशनशिप बोलें, हम किसी भी तरह से इसको नाम दे सकते हैं, लेकिन बहुत आवश्यक है कि इस तरह से हम स्टूडेंट्स के लिए मेंटर्स अपॉइंट करें। अभी जो आपका ये आनंदम कार्यक्रम शुरू हुआ है, इसमें भी आपको मेंटर्स बनाने हैं। उससे पहले जो आपका जब ये कोरोना वाला काल शुरू हुआ तब भी आपको कहा गया व्हाट्सएप ग्रुप्स बना करके आप मेंटर्स अपॉइंट करिए। तो ये अलग अलग तरीके हैं जिनके द्वारा आप ये टीचर वार्ड सिस्टम कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए सॉफ्ट स्किल्स और पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स अपने प्रारंभ करिए। बेसिक फैसिलिटीज कॉलेज में जरूर होनी चाहिए, इनको मत भूलिएगा। टेलीफोन होना चाहिए, सेफ ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए और टॉयलेट फैसिलिटीज, इसके लिए आपको बार बार आदेश भी जाते रहे हैं आयुक्तालय से, इनका प्लीज ध्यान रखिएगा। हर जगह आपने देखा हो तो आपको सब जगह कहा जाता है जियो टैग्ड फोटोज करिए। मैं इससे पहले भी जितने भी हमारे वर्कशॉप्स हुई हैं, कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं, सब में आपको कहा है जियो टैग्ड फोटोज लीजिए। बहुत आसान है जियो टैग्ड फोटोज लेना, एक नियम बना लीजिए। जैसे आपके यहाँ कुछ लोग फिक्स होंगे ना, हर कॉलेज में होते हैं कि कोई भी एक्टिविटी हो रही है तो कुछ लोग फिक्स होते हैं जिनको फोटोग्राफी करने का जिम्मा दिया जाता है। प्लीज उनको डायरेक्शंस दीजिए कि जियो टैग फोटो करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। जो आपका स्मार्टफोन है, आजकल नॉर्मली हमने सबने स्मार्टफोन आने के बाद अपना प्रॉपर जो कैमरा था हमारा वो यूज करना तो बहुत कम हो गया। स्मार्टफोन से ही हम फोटोग्राफ्स खींचते हैं। तो सिर्फ आपको एक काम करना है, यू जस्ट हैव टू टर्न ऑन द लोकेशन ऑफ योर स्मार्टफोन। आप केवल उसमें से अपना लोकेशन ऑन कर दीजिए और उसके बाद फोटो क्लिक कर लीजिएगा, आपका काम हो गया। आपको कुछ भी नहीं करना है। जब आप उस फोटो को अपने पीसी पे शिफ्ट करेंगे तो शिफ्ट करने के बाद जब आप उस पे जाके राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में देखेंगे, आपको अपने आप यहाँ पर आपको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड दिख जाएगा।
प्रॉपर्टीज में जैसे ही जाएंगे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड दिखेगा, इस लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड से कंफर्म होगा कि जो फोटोग्राफ आपने ली है वो आपके महाविद्यालय की ही है। ऐसा नहीं है कि आप उसमें हमें दिखा रहे हैं कि हमारे पास 20 कंप्यूटर्स रखे हैं और फोटो कहीं आप किसी और जगह की आपने खींच करके 20 कंप्यूटर्स की बेच दी। नहीं, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। आप कहीं की कोई अपनी कॉन्फ्रेंस शो करना चाह रहे हैं कि हमने कॉन्फ्रेंस करी और उसकी आप कोई फोटोग्राफ अटैच कर रहे हैं, तो दैट कॉन्फ्रेंस हैज टू बी इन दैट पर्टिकुलर कॉलेज। उसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड अगर कहीं और का दिख रहा है, इसका मतलब है कि ये फोर्जरी हुई है, आपने कहीं और की फोटो उठा करके अपने कॉलेज के नाम से लगा दी है, जो अलाउड नहीं है और इस पर नैक बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेगा। तो इसलिए हमेशा जो भी आप कार्यक्रम कर रहे हैं उसकी फोटोग्राफी जब करें तो प्लीज जियो टैग्ड फोटोज होनी चाहिए, इससे आपकी स्वयं की ऑथेंटिसिटी बढ़ेगी। जैसा आपको विमलेश सर ने भी बताया, मैं इस पॉइंट को बहुत जल्दी स्किप करूंगी। आपको ग्रीन ऑडिट करानी होगी। ग्रीन ऑडिट कराने के लिए आपको अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी आपको देखने होंगे। राजस्थान में रह करके भी अगर हम सोलर एनर्जी को टैप नहीं कर पाए तो ये हमारे लिए बहुत शर्मिंदगी की बात है। राजस्थान जैसे प्रदेश में सोलर एनर्जी को टैप करने के लिए हमारे पास पैनल्स होने चाहिए। सोलर पावर प्लांट हो, सोलर पैनल्स हो, चाहे हमारे पास अगर बजट नहीं है, हालांकि सरकार इसके लिए सब्सिडी भी देती है, अगर बजट नहीं है तो हम केवल जो रात को कैंपस में लाइट्स जलती हैं, हम शुरुआत उससे कर सकते हैं, वो हम सोलर लाइट्स का हम प्रोविजन कर सकते हैं। जहां जहां पर हमारे बल्ब्स लगे हैं, ट्यूबलाइट्स लगी हैं, वो हम सारी की सारी एलईडी में कन्वर्ट कर सकते हैं ताकि पावर एफिशिएंट इक्विपमेंट हम यूज कर सकें। रेन वाटर हार्वेस्टिंग बहुत ज्यादा आवश्यक है, सरकार की भी गाइडलाइंस हैं। राजस्थान जैसा मरु प्रदेश जहां पर वैसे ही पानी की बहुत कमी है, तो बहुत आवश्यक है कि हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग दो तरीके से हम करते हैं इसको। हम ओपन वेल रिचार्ज भी करते हैं, हम टैंक्स का भी कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना बहुत आवश्यक है। ग्रीन कैंपस के लिए हम ऑटोमोबाइल्स को, जैसे कई जगहों पर नो व्हीकल डे हम मनाने लग गए हैं, तो हम पूरे 30 दिन ना अगर हमारे लिए पॉसिबल हो तो कम से कम हम एक दिन, एक हफ्ता, जो भी हमारे लिए पॉसिबल हो, हम नो व्हीकल डे को हम सेलिब्रेट करना शुरू करें। ऑटोमोबाइल्स की एंट्री को रिस्ट्रिक्ट करें। प्लास्टिक कंप्लीटली बैन होना चाहिए। लैंडस्केपिंग करें ट्रीज और प्लांटेशन करके। दिव्यांगजन के लिए फैसिलिटीज प्रोवाइड करना इज मैंडेटरी, ये आपको करना ही करना होगा। आप रैंप्स बनाएं, जहां तक संभव हो सके उन दिव्यांगजनों के लिए आप लिफ्ट्स का प्रोविजन अगर कर सके तो बहुत अच्छा होगा। वॉशरूम पूरे महाविद्यालय में एटलीस्ट एक तो होना ही चाहिए जो आपके डिसेबल फ्रेंडली हो। इसी तरह से आप टैक्टाइल पाथ लाइट्स, डिस्प्ले बोर्ड्स, ये सारों की आप व्यवस्था कर सकते हैं। तो ये था जो कुछ बेसिक चीजें आपको अपनी एसएसआर में ध्यान रखनी होती हैं। हम लास्ट आते हैं हमारा जनरल प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय कॉलेजेस। जो हमारे पास अधिकतर क्वेरीज आती हैं कॉलेजेस की, छोटी छोटी सी चीजें होती हैं, उनको आज हम एक जनरल प्लेटफॉर्म पे, एक इस बड़े प्लेटफॉर्म पे हम एड्रेस करना चाहेंगे। इसके बाद भी आपकी कोई क्वेरीज हैं और अगर हम उसमें आपकी कोई सहायता कर पाएंगे तो यू आर मोस्ट वेलकम, हम जरूर आपकी सहायता करने का प्रयास करेंगे। लेकिन जो जनरल चीजें जो हमने ऑब्जर्व करी हैं, कॉलेजेस को प्रॉब्लम आती है, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है कॉलेज के नाम में। ये बहुत बड़ा इशू है कॉलेजेस के लिए। होता क्या है कि आपने किसी भी कॉलेज का नाम आपने लिखा abcp.g.कॉलेज, दूसरी बार आपने उसको करा ABC कॉलेज, तीसरी बार आपने उसको करा ABC PG कॉलेज, डॉट नहीं लगाई। आपके हिसाब से वो नाम सब जगह सही है, जबकि वो वास्तविकता नहीं है। आप जैसे ही NAAC की IIQA भरेंगे और जो आप नाम यहाँ पर अपना लिखेंगे, वो नाम आपके UGC में, आपके AISHE में, आपके यूनिवर्सिटी में, आपके कमिश्नरेट में, जितनी भी पॉसिबल एजेंसीज हो सकती हैं, सब जगह आइडेंटिकल नाम होना चाहिए। अगर आपके नाम में कहीं पर भी कुछ भी अगर प्रॉब्लम है, मैं एग्जाम्पल के तौर पर लूं, LBS कॉलेज, लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज, LBS गवर्नमेंट कॉलेज, LBS गवर्नमेंट PG कॉलेज, इतने सारे इसकी वैरायटीज बन सकती हैं। इसी तरह से और भी बहुत सारे महाविद्यालय हैं। तो प्लीज एक कमिटी को, एक छोटी कमिटी को सिर्फ इसी काम पर डेडिकेटेड लगाइए, जो ये इंश्योर करे कि सब एजेंसीज में नाम आइडेंटिकल है। अगर नहीं है तो उसको प्लीज प्रयास करके आप सुधरवाइए, एप्लीकेशंस दीजिए, उसको परस्यू करिए और अपना कॉलेज का जो नाम है वो सब जगह एक करवाइए। अन्यथा आपकी IIQA बाकी सब सही होते हुए भी सिर्फ इसी वजह से रिजेक्ट हो जाएगी।
और याद रखिए IIQA में पैसा लगता है। हम 3 बार तक भर सकते हैं एक ही पैसे के साथ, लेकिन अगर हर बार हमारी कॉलेज के नाम पे रिजेक्ट हो तो ये हमारे लिए एक शर्मिंदगी की बात होगी। जो भी मैम, आप डेटा भरते इसमें तो हैं कोई वो आपकी कॉलेज स्टैटिस्टिकल डेटा बुकलेट में, आपके AISHE में, आपके AQAR जो आप भर रहे हैं, जो आपकी SSR है, इन सब में आपका डेटा एक ही होना चाहिए। तो इसलिए डेटा भरते टाइम बहुत ध्यान रखिएगा कि डेटा का मिसमैच नहीं हो, क्योंकि आपके AISHE और AQAR और कॉलेज स्टैटिस्टिकल डेटा बुकलेट, प्रॉब्लम ये होती है कि स्टैटिस्टिकल डेटा बुकलेट एक जना भरता है, AISHE दूसरा जना भरता है, AQAR तीसरा भरता है, और आपस में कोऑर्डिनेशन शायद उतने नहीं हो पाते जिस भी रीजन से। तो इसलिए प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है कि डेटा भरते टाइम ध्यान रखिए और डेटा सब जगह एक सा होना चाहिए। इसी तरह से हमने देखा है SSR में भी, SSR चूंकि एक दिन का काम नहीं है, इसलिए क्या होता है SSR भरते समय हम जब जो डेटा भरते हैं उसके बाद मान लीजिए हमें महीना 2 महीने बाद हम उसकी एक्सटेंडेड प्रोफाइल में एंड तक आए और पता चला कि वो डेटा कहीं पे मिसमैच हो गया। ये सारी चीजें आपको आपकी DVV में परेशान करेंगी। जो आपका डेटा वैलिडेशन वेरिफिकेशन होगा वहां पर ये सारी क्वेरीज उठ करके आएंगी, क्योंकि आपका डेटा विद इन द डॉक्यूमेंट मैच नहीं कर रहा था, AQAR के साथ मैच नहीं कर रहा था, AISHE के साथ मैच नहीं कर रहा था। इसलिए सब जगह डेटा की यूनिफॉर्मिटी को प्लीज उसको इंश्योर करिए। पहले भी आपको बोला कॉलेज वेब पेज रेगुलरली अपडेट होना चाहिए, उसका रेगुलर अपडेशन नियम से करिए। मैंने पहले भी कई मीटिंग्स में कहा है कि आपका जो कॉलेज का वेब पेज है वहां पर एक नया टैब क्रिएट करिए IQAC या NAC के नाम से, जिसमें आपके सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स वहीं पर ही जाएंगे। आपकी IQAC या NAC के नाम से जो भी आप टैब अपना क्रिएट करेंगे वहीं पर ही आप इससे संबंधित सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करिए। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो कॉलेजेस को आती है दैट इज एक्वायरिंग फैकल्टी प्रोफाइल। हमारे कॉलेजेस में हमारे शिक्षकों का जहां तक मुझे अंदाजा है रिसर्च वर्क बहुत अच्छा है, कुछ कॉलेजेस में बहुत कॉन्फ्रेंसेस सेमिनार्स आयोजित कराते हैं महाविद्यालय, लेकिन समस्या ये होती है कि वो जो फैकल्टी है वो फैकल्टी अपना पूरा डेटा समय से नहीं देती, और इसलिए जो भी लोग SSR या NAC से जुड़े हुए हैं उनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो इसमें प्रिंसिपल्स को और IQAC कोऑर्डिनेटर्स और IQAC कमेटी को थोड़ा सा एक प्रोएक्टिव होना होगा, और आप एक नियम बना लीजिए कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी आपका फैकल्टी मेंबर अगर किसी भी सेमिनार के लिए या कहीं पर भी अगर जा रहा है तो वो उसका एक उसके लिए नियम बना दीजिए कि वो आते ही उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स पहले IQAC में सबमिट करेगा 2 कॉपी में, एक कॉपी IQAC रह जाए और एक कॉपी उसके डिपार्टमेंट में चली जाए, ताकि जब हमारी PA टीम विजिट होगी उस समय पे डिपार्टमेंटल प्रोफाइल भी हमें देना होता है। उस समय पे डिपार्टमेंट अपने अलग स्तर पे उससे जूझ रहा होता है, उस समस्या से जो IQAC पहले जूझ चुकी है। इसलिए जरूरी है कि फैकल्टी अपना प्रोफाइल जो है उसको समय से दे दे। लाइब्रेरी का अपडेशन बहुत जरूरी है। अगर आपके यहाँ पर लाइब्रेरियन नहीं है, जैसा शर्मा साहब ने भी बताया था और हम सभी जानते हैं इस बात को कि लाइब्रेरियन की समस्या हमारे यहाँ एक बहुत विकट समस्या है, तो कोशिश करिए अगर लाइब्रेरियन आपके यहाँ नहीं है फुल टाइम पे तो महाविद्यालय विकास समिति से आप एक लाइब्रेरियन अपॉइंट करिए। बिना लाइब्रेरियन के लाइब्रेरी का काम नहीं हो सकता, इसलिए महाविद्यालय विकास समिति से उसको अपॉइंट करिए। स्टूडेंट्स का और स्टाफ का भी फुटफॉल बढ़ाने के लिए प्रयास करिए। इनफ्लिपनेट के लिए आप सब्सक्रिप्शन लीजिए, अगर आपके पास अभी तक नहीं है उसका सब्सक्रिप्शन तो उसका सब्सक्रिप्शन लीजिए। हर एक्टिविटी का डॉक्यूमेंटेशन करिए। Ensure that every document and report of each activity with evidence by every committee is copied to IQAC also. आपके यहाँ पर जितनी भी सेल्स बनी हुई हैं, आपके विमेन सेल होगी, आपके कल्चरल कमेटी होगी, आपके जो जिस भी प्रकार की स्पोर्ट्स की कमेटी होगी, जो भी आपके यहाँ पे कमिटीज हैं, जो भी सेल्स हैं, उनकी रिपोर्ट हमेशा IQAC को जरूर जानी चाहिए। ये आप लोगों को मिल करके पूरे महाविद्यालय को प्रयास करना होगा, तभी हम NAC के इस सिस्टम को हम पूरा कर पाएंगे। अन्यथा आप अगर ये सोचें कि केवल जो IQAC कोऑर्डिनेटर है या प्रिंसिपल है या जो SSR बना रहा है उसका व्यक्तिगत काम है, तो हम ये कभी भी नहीं कर सकते। इसलिए प्लीज पूरे महाविद्यालय को इसमें एकजुट होकर लगना पड़ेगा। ये तेरे मेरा वाला काम नहीं है, ये हमारा सबका काम है।
इसीलिए ये SLQAC, DLQAC इन सब का भी गठन इसीलिए किया गया था। कोई भी समस्या है आप हमसे सहायता ले सकते हैं, लेकिन काम आप ही को करना पड़ेगा। FDPs ऑर्गेनाइज करिए, ये जरूरी भी है। आप अपनी फैकल्टी के लिए साल में कम से कम 1 या 2 फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करिए। जैसा विमलेश सर ने बताया था, आपके पास इसमें आया भी था कि आपको आइडिया करके जो प्रोग्राम शुरू हुआ था वो एग्जैक्टली फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम नहीं था, लेकिन आइडिया को वापस आप कंटिन्यू करें। अब तो ये वेबिनार्स वाला एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हमें मिल चुका है। अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे हम वेबिनार आयोजित करके अपने ही स्टाफ मेंबर्स के साथ कर सकते हैं, नहीं तो स्टाफ कॉलेज जा ही रहा है, वहां पर हम कर सकते हैं। आइडिया को पुनः वापस आप प्रारंभ करिए, FDPs ऑर्गेनाइज करिए। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है कि जो भी हमें दानदाता, जिनको हम भामाशाह बोलते हैं, या जो हमारी एलुमनाई ने जो हमें जो भी कुछ दिया है, उसका कहीं एक जगह पे कंसोलिडेटेड डेटा हमें नहीं मिल पाता। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कॉलेजेस की कि मिला तो बहुत कुछ है, कभी काइंड में मिलता है, कभी कैश में मिलता है, लेकिन मिलता है, हमारे भामाशाह भी देते हैं, हमारे दूसरे और हमारे एलुमनाई मेंबर्स भी देते हैं, कई बार स्टाफ मेंबर्स भी देते हैं, लेकिन इसकी कहीं पर ढंग से एक जगह पर एंट्री नहीं हो पाती। नतीजतन हम जब SSR के लिए जाते हैं तो उस समय पर हमारे पास था सब कुछ, लेकिन हम एंट्री नहीं कर पाए, हम उसकी प्रेजेंटेशन नहीं कर पाए, जो कि बहुत खराब चीज है। क्योंकि सब कुछ होते हुए भी अगर हम अपने आप की बड़ाई नहीं कर सके तो ये तो गलत ही चीज हो गई ना। अगर नहीं होता और फिर हम नहीं बताते तो बात अलग थी, लेकिन सब कुछ होते हुए भी, और ये सिर्फ क्यों, क्योंकि हमारा डेटा एक जगह पे कंपाइल्ड नहीं था। इसी तरह से जो क्वालिटी एश्योरेंस इनिशिएटिव्स होते हैं आपके, याद रखिए, जैसे आपको हर साल आपको 2-3 इनिशिएटिव्स आपको डालने हैं। अब आप अगर ये सोचें कि साहब मैं 2015 से लेके 2020 तक मैं वही इनिशिएटिव चलाता रहूं या चलाती रहूं, याद रखिए वो इनिशिएटिव तो 1 या 2 साल के लिए ही होता है, उसके बाद तो वो आपकी प्रैक्टिस में आ जाना चाहिए। इसलिए इस चीज को ध्यान रखिए, वो इनिशिएटिव है। इनिशिएटिव मतलब आपने कुछ नया प्रारंभ किया है, तो जो भी आप नया प्रारंभ कर रहे हैं तो उसका नयापन तो सिर्फ नयापन तो 1 या 2 साल तक ही होगा। उसके बाद तो वो आपकी कॉलेज की रेगुलर प्रैक्टिस में, आपकी बेस्ट प्रैक्टिस में भले ही आ जाएगा, लेकिन इनिशिएटिव आपको कोई नया लेना होगा। तो इसलिए प्लीज इन सब चीजों का आप लोग ध्यान रखिए। ये आपको जैसे पहले भी बताया कि इंस्टीट्यूशंस नीड टू ऐड a link in home page of the institutional website for NAAC records, जहां पर आप ये सारे के सारे रखेंगे। आपको जैसे मैंने पहले कहा, आप NAAC की वेबसाइट को बहुत रेगुलरली विजिट करिए, वहां पर आपको कैसे आपका NAAC का पूरा प्रोसेस होगा उससे संबंधित वीडियो ट्यूटोरियल्स भी मिलते हैं, जो इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। हमारे कई महाविद्यालयों में कुछ लोगों को ये भी समस्या हो सकती है कि हम अंग्रेजी का ट्यूटोरियल शायद नहीं समझ पाए, तो उनके लिए हिंदी में भी वो सुविधा प्रदान की गई है। आप NAAC की वेबसाइट पर जाएं, वहां पर उनके वीडियो ट्यूटोरियल्स को ध्यान से देखिए और उसके बाद फिर इस आधार पर काम करना प्रारंभ करें। धन्यवाद। Thank you, Dr. Shruti Gupta, for a nice deliberation.